हिंदी कहानियों के अंतर्गत आर्थिक, मानसिक, वैचारिक और संस्कारिक संघर्ष, नए उभरते मानवीय संबंध, मूल्यों का विघटन तथा प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाएं आदि सभी का प्रभावशाली चित्रण नई कहानियों का मूल विषय रहा है। इस नई कहानियों के विषय के अंतर्गत समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर टाइप के पात्रों का चित्रण आपको देखने के लिए मिलेगा। हर वर्ग, हर क्षेत्र इसलिए कह रहा हूं कि वर्तमान समय के अंतर्गत का प्रत्येक मनुष्य एक तो आशावादी दृष्टिकोण को लेकर और संघर्ष को लेकर जीवन जीने लगा है, और जीवन जीते वक्त उसके जीवन के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, सांसारिक संघर्ष की गाथाएं निरंतर बहते हुए दिखाई देती, और इसके अंतर्गत उसके मानवीय मूल्य जो है वो मानवीय मूल्य घटते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं मानवीय मूल्यों को सही दिशा देने का काम ये कहानीकारों का है, साहित्यकारों का है। इसी दृष्टिकोण से साहित्य लेखन या कहानी लेखन का कार्य निरंतर हमारे साहित्यिकों का रहा है। फिर उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि जो हमारी दूसरी विधाएं इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखी गई है, शायद उपन्यास उपनी और आस, उपनी और आस ने जिसका अर्थ है पास में रखा हुआ या समीप में रखी हुई। कुछ विद्वानों के कथनानुसार मानव जीवन के समीप रखी हुई कथा वस्तु ही उपन्यास कहलाती है। यानी उपन्यास के अंतर्गत क्या है, तो अपने चहु दिशाओं के अंतर्गत इर्द गिर्द जो घटनाएं घटित होती हैं, उस घटनाओं को वास्तविक, काल्पनिक और यथार्थ तीनों के रूपों में जहां पे चित्रित करने का काम होता है, भावात्मक अभिव्यक्ति उसके अंतर्गत आ जाती है, तो वह उपन्यास सर्वोत्कृष्ट उपन्यास बनता हुआ नजर आता है। सवाल ये उपस्थित होता है कि उपन्यास विधा ये हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत आई कहां से है, तो वह बंगाल से आई है, और बंगाल में अंग्रेजी से आई है। उपन्यास मानव जीवन की एक काल्पनिक कहानी है जिसमें सामाजिक जीवन का चित्रण यथार्थ रूप में चित्रित किया जाता है। प्रारंभ में उपन्यास विधा के अंतर्गत पाठकों को कल्पना लोक में लाने का या बहाने का काम प्रारंभिक उपन्यासों के अंतर्गत हुआ करता था। यानी एक शब्द के अंतर्गत अगर कहा जाए तो प्रारंभिक काल के या शुरुआती के जो उपन्यास है, वह शुरुआती के उपन्यास मौलिक न होते हुए लोगों के मनोरंजन के लिए लिखे गए उपन्यास थे। लोगों को कल्पना लोक में घुमाने का काम प्रारंभिक काल के उपन्यासकारों का रहा है। फिर उसके बाद प्रेमचंद जी ने सर्वप्रथम उपन्यास में मनुष्य के सामाजिक जीवन का विश्लेषण किया है, और तभी से लेकर आज तक
मनुष्य जीवन के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक प्रकार की घटनाओं का विश्लेषण, घटनाओं का चित्रण आपको हिंदी कहानियों के साथ साथ हिंदी उपन्यास विधा के अंतर्गत भी देखने के लिए, पढ़ने के लिए और सुनने के लिए मिलता है। इसीलिए इस प्रश्न पत्र का नाम कथा साहित्य रखा गया है। और कथा साहित्य इस प्रकार से जो नामकरण किया है, इस प्रकार से नामकरण करते वक्त इस कहानी संकलन में सभी प्रकार से भली भांति हिंदी साहित्य की विधाओं के अंतर्गत जो गिनी चुनी कहानियों को चुनने की कोशिश की है, वे गिनी चुनी कहानियां पूरी तरह से मनुष्य के आंतरिक भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आई है। वैसे बाकी की कहानियां खराब है ऐसा नहीं कहूँगा, बल्कि उसके अंतर्गत भी जो कोई कहानियां हैं या कहानियों की निर्मित की गई है, वह कई अलग अलग हिस्सों के अंतर्गत अलग अलग विषयों को लेकर, पात्र अलग अलग लेकर, कथानक अलग अलग लेकर, संवाद अलग प्रकार से। एक कहानी के जो 5 तत्व है, पहला तत्व कहानी का यहीं पे बतलाया जाता है कथानक। एक कथा के अलावा कोई कहानी बन ही नहीं सकती। दूसरा तत्व यहीं पे बतलाया जाता है पात्र तथा चरित्र चित्रण। पात्रों के अलावा कहानी की निर्मित हो ही नहीं सकती। किसी ना किसी प्रकार की काल्पनिक शक्ति को व्यक्त करने के लिए या काल्पनिक भावों को व्यक्त करने के लिए हमें कोई ना कोई पात्र कहानी में खड़ा करना ही पड़ता है। तीसरी बात इस जगह पर देखी जाती है कि संवाद। कहानी के अंतर्गत का नायक या नायिका यानी पात्र जब बोलते हैं तो पात्र किस स्थिति के अंतर्गत के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत है, शहरी है, पढ़े लिखे हैं, गवार है, यानी जिस किसी क्षेत्र से हमने कथानक चुना है उस कथानक के अनुरूप संवाद भी यहीं पे व्यक्त होना जरूरी है, तभी वह कहानी उचित बन सकती है। फिर उसके बाद देश काल वातावरण जो चौथा तत्व बतलाया जाता है कि चौथे तत्व के अंतर्गत देश काल और वातावरण यानी वातावरण की निर्मिति कथानक के अनुरूप, पात्र के अनुरूप, संवाद के अनुरूप, ये सबके अनुरूप वहीं पे आपको कहानी में वातावरण की निर्मिति करनी होती है। और अंत में जो 5वां तत्व उसका बतलाया जाता है कि मनुष्य के आंतरिक भावों को अभिव्यक्त करने की कोशिश, यानी कहानी के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को व्यक्त करने की कोशिश शायद आपको प्रत्येक कहानी के अंतर्गत देखने के लिए मिलती है। यानी इन कहानियों के अंतर्गत या जो हमें पाठ्यक्रम के लिए कहानी रखी गई है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखी गई कहानियों के माध्यम से छात्रों को एक और आधुनिक भावबोध के साथ साथ कहानियों के कलेवर की विविधता को दर्शाने का काम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल ने किया हुआ दिखाई देता है और बहुत उचित रखा गया है। उन्होंने प्राचीनता, मध्य युग, आधुनिक युग, वर्तमान समय सभी प्रकार की कहानियाँ आपको पढ़ने के लिए मिलती है। 6 प्रकार की कहानियाँ हैं, तो उन 6 प्रकार की कहानियों को हम एक एक करके यहीं पे देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा परिचय प्रत्येक कहानी का यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। पहली कहानी अपनी ये है कि उसने कहा था। उसने कहा था, ये कहानी का शीर्षक है, कहानी का नाम है। उसके लेखक कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इस कहानी में लहाना सिंह नामक एक चरित्र या एक पात्र के द्वारा निश्चल प्रेम, प्रण पालन, त्याग की भावना तथा वीरता जैसे भावों को एक साथ अभिव्यक्त करने का काम उसने कहा था इस कहानी के अंतर्गत किया है। थोड़ी सी पंजाबी मिश्रित, सैन्य के अंतर्गत की, बंगाल के अंतर्गत की घटनाओं को लेकर युद्ध वर्णन का चित्रण और युद्ध वर्णन के चित्रण के साथ प्रण, प्रेम, त्याग, वीरता जैसे भावों को लहाना सिंह के अंतर्गत भरकर उसके द्वारा व्यक्त करने का काम उसने तो
उसने कहा था, इस कहानी के अंतर्गत चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी ने व्यक्त किया है। पाठ्यक्रम की दूसरी कहानी अपनी है सुजान भगत नामक। दूसरी कहानी हिंदी के जाने माने साहित्यकार कथाकार के रूप में हम जिसे जानते हैं प्रेमचंद जी, उनकी कहानी है सुजान भगत नामक। एक कर्तव्य परायण, ईमानदार, मेहनती तथा दानवीर वृत्ति के किसान को इस कहानी के अंतर्गत प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत करने का काम किया है। किसान की जो स्थिति है, किसान की जो दशा है, किसान की जो भाव है, ये उसकी जो बोली है, अंतर्मन की जो वेदना है, उस वेदना को इस कहानी के अंतर्गत प्रेमचंद जी ने व्यक्त करने का काम किया है। अब तीसरी कहानी आपके सामने आ जाती है पुरस्कार नामक, जो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। इसमें मधुरिका की भावात्मकता, भूमि के प्रति स्नेह और उसके आंतरिक द्वंद्व तथा पश्चाताप को प्रस्तुत करने का काम किया है। थोड़ी सी सस्पेंस या क्लिष्ट ऐसी शब्द शैली के अंतर्गत लिखी गई है ऐतिहासिक कहानी के रूप में जयशंकर प्रसाद जी की पुरस्कार नामक कहानी हमें देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद नंबर 4 पे आ जाती है, जो हम अब तक कई बार कर चुके हैं बल्कि उसे पढ़ा नहीं है, ऐसी कहानी है। वो कहानी है खेल नामक, जैनेन्द्र कुमार जी की। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है। इस कहानी में कुशलता एवं कलात्मकता के साथ दो बच्चों की अबोधता, परस्पर स्नेह, रूठना और फिर से मनाना, फिर से रूठना, फिर से मनाना आदि भावों का मनोरम चित्रण आपको जैनेन्द्र कुमार जी के खेल नामक कहानी के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलता है। फिर 5वीं कहानी मलबे का मालिक, जो मोहन राकेश जी की है। देश विभाजन की त्रासदी के साथ साथ विभाजन के 7.5 वर्षों में आए मानसिक परिवर्तन को व्यक्त करती है कहानी है। कहानी धर्म, जाति, स्वार्थ, द्वेष, लालसा से ऊपर उठकर मनुष्य को मानवता का उपदेश देने का काम करती है। नंबर 6 की कहानी अपनी गेंद नामक है। गेंद चित्रा मुदगल की कहानी है। इस कहानी में वर्तमान समय में वृद्धों के प्रति बढ़ती संवेदनहीनता को दर्शाने का काम चित्रा मुदगल ने किया है। प्रत्येक मनुष्य यहाँ पे भौतिकता के पीछे दौड़ता चला जा रहा है। प्रत्येक के ऊपर भौतिकता का प्रभाव है और इसी प्रभाव से आज परिवार में वृद्धों के प्रति उपेक्षा का भाव कैसे बढ़ते जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज इस दुनिया के अंतर्गत वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका वास्तविक चित्रण चित्रा मुदगल जी ने गेंद नामक कहानी के अंतर्गत किया है। और जो अपना अगला प्रयास रहेगा कथा साहित्य प्रश्न पत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत का, वह है अपना उपन्यास खंजन नयन नामक अमृतलाल नगर जी का जीवनी परक उपन्यास है। मध्ययुगीन संत कवि सूरदास जी के ऊपर लिखा हुआ वो उनका उपन्यास है। तो एक एक करके हम इसे बारीकी से देखने की कोशिश अगले तासिका से करेंगे।